नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो ग्रुप डी के जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे तरीके से आप टाइम पे सेंटर पे पहुंच के एग्जाम दीजिए। पैनिक नहीं होना है। जो कुछ भी पढ़ लिया आपने उसी के साथ एग्जाम में बैठिए। यकीन मानिए आप उसके साथ भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है जो आपकी रहेगी। और एक जो घोषणा मैं करता हूं कि जो चारों शिफ्ट का बेस्ट सॉल्यूशन हम आपके सामने लेके आएंगे, और जो 22 तारीख के बच्चे हैं वो 21 तारीख की दोनों शिफ्ट के जो सॉल्यूशन हो गए उनको जरूर देख कर जाना। कई बार सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। एक बार फिर से ग्रुप डी के सभी कैंडिडेट्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब हम पॉलिटी की जो सीरीज चली हुई है उसके अंदर देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स जो है भाग 1 पढ़ेंगे। आपको पता है हमारे संविधान में 22 भाग हैं और 22 भाग में से हम आज भाग 1 पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं भाग की। भाग 1 में क्या दिया हुआ है आप सभी को पता है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी भारत एवं इसके संघ एवं इसके क्षेत्र, ये कहां से कहां तक है। ये आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक है। आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 तक ये दिया हुआ। ठीक है, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 तक ये है। अब देखते हैं आर्टिकल 1 में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 1 में क्या दिया हुआ। आर्टिकल 1 में दिया हुआ है, आर्टिकल 1 में 3 चीजें दी हुई है। पहली चीज दी हुई है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। दूसरी बात क्या लिखी हुई है, दूसरी बात लिखी हुई है द स्टेट्स एंड टेरिटरीज शैल बी मेंशन्ड इन फर्स्ट शेड्यूल, यानी जो राज्य है और क्षेत्र है वो किस में मेंशन हो गए, वो पहली अनुसूची में मेंशन हो गए। ये मैंने बताई थी। जो अनुसूची है, जो शेड्यूल्स है, वो पार्ट्स और आर्टिकल की एडिशनल इंफॉर्मेशन है। यानी क्या हुआ, द स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरी shall be specified in first schedule। ठीक है, यानी राज्य और इसके क्षेत्र, राज्य और इसके क्षेत्र किस में हो गए, पहली अनुसूची में हो गए। ठीक है, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है यहां पे, तीसरी बात यह है जो एक्वायर्ड टेरिटरीज हैं, एक्वायर्ड टेरिटरीज है यानी अर्जित क्षेत्र हैं। अर्जित क्षेत्र है जो वो भी क्या होंगे, वो भी जो संघ है, भारतीय के राज्यों का संघ है उसका क्या होंगे, भाग होंगे। और अर्जित क्षेत्र अर्जित कितने प्रकार से कर सकते हैं, एक तो बाय ट्रीटी यानी संधि के द्वारा, संधि द्वारा, और दूसरा है बाय विक्ट्री यानी जीतकर, यानी विजय द्वारा। ठीक है, देखिए आर्टिकल जो 1 है इसमें 3 बातें पढ़ी। पहली बातें क्या है, इंडिया दैट इज भारत विल बी शैल बी ए जो शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा पढ़ा द स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरी शैल बी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल फर्स्ट, यानी पहली अनुसूची में जो राज्य है और उसका क्षेत्र है वो क्या हो गए, मेंशन हो गए, स्पेसिफाई हो गए, लिखे हुए हो गए। जो शेड्यूल मैंने बताया था आर्टिकल और पार्ट है उनकी क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। और तीसरी बात क्या है, जो एक्वायर्ड टेरिटरी है वो भी क्या होगी, एक संघ का यानी यूनियन का भाग होगी, पार्ट होगी। ठीक है, अब एक थोड़ा सा एक्वायर्ड जो टेरिटरी है, आजादी के बाद या संविधान लागू होने के बाद कौन सी टेरिटरी हमने एक्वायर की उसके बारे में भी देख लेते हैं। कौन सी जो हमने एक्वायर की। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रीटी के द्वारा, ट्रीटी यानी बाय ट्रीटी यानी संधि द्वारा। संधि द्वारा हमने कौन सी लागू की। संधि द्वारा देखिए सबसे पहले पौंडीचेरी, हिंदी में लिखने की इनकी जरूरत नहीं है, सभी लिख सकते हो आराम से। कराईकल और यनम, माहे, चंद्रनगर। ठीक है, इनके ऊपर 1954 तक किसका अधिकार था, फ्रांसीसी यानी फ्रेंच का इनके ऊपर अधिकार था। 1954 तक किसका अधिकार था, फ्रांसीसी यानी फ्रेंच का अधिकार था। उसके बाद
जो पहले चार हैं पौंडीचेरी, कराईकल, यनम, माहे, इनके ऊपर 1954 से 1962 तक इसको एक्वायर्ड स्टेट बोला गया। एक्वायर्ड स्टेट यानी अर्जित राज्य बोला गया इसको, अर्जित राज्य इसको बोला गया। ठीक है, उसके बाद 14वां संविधान संशोधन हुआ, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 1962 में, और जो चारों है इनको मिला के पौंडीचेरी बोला गया। पौंडीचेरी बोला गया और पौंडीचेरी को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया इंडिया की, यानी केंद्र शासित प्रदेश इसको घोषित कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये पूछ सकते हैं जो पौंडीचेरी है, जो इंडिया का केंद्र शासित प्रदेश, भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 14वां संविधान संशोधन 1962 में बना। उसके बाद चंद्रनगर की कहानी क्या है? चंद्रनगर की कहानी है 1950 में फ्रांसीसियों ने भारत को अलाउ कर दिया कि आप जो चंद्रनगर है इसको कहां मिला सकते हो, आप इसको भारत में मिला सकते हो। 1951 में ऑफिशियल रूप से जो चंद्रनगर है वो भारत को सौंप दिया, और 1954 में क्या किया? 1954 में जो चंद्रनगर है, चंद्रनगर को वेस्ट बंगाल को की जो टेरिटरी है उसके अंदर मिला लिया, पश्चिम बंगाल की जो टेरिटरी है उसके अंदर मिला लिया। ठीक है, और 1954 में जो चंद्रनगर है इंडिया का इंटीग्रेटेड पार्ट बन गया, यानी अखंड भाग बन गया इंडिया का, और उसको वेस्ट बंगाल में मिला दिया गया। ठीक है, तो ये थी बाय ट्रीटी यानी संधि के द्वारा। उसके बाद देखते हैं जो विजय के द्वारा यानी बाय विक्ट्री, विक्ट्री के द्वारा कौन से मिलाएंगे? बाय विक्ट्री यानी विजय द्वारा, विजय द्वारा। ठीक है, विजय द्वारा देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं दादर एवं नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, इसके ऊपर क्या है? आजादी के बाद भी इसके ऊपर पोर्तुगीज यानी पुर्तगालियों का शासन था। किसका शासन था? पोर्तुगीज यानी पुर्तगालियों का शासन था। ठीक है, फिर 1954 में यहां पीपल्स का जो लोगों का रिवेलियन किया गया, लोगों ने जन आंदोलन हुआ। यहां पे क्या हुआ? जन आंदोलन हुआ और इसको आजाद करा लिया गया। किससे? पुर्तगालियों से इसको आजाद करवा दिया गया। और 1954 से 1961 तक, 1954 से 1961 तक जो दादर एवं नागर हवेली है इसको क्या बोला गया? फ्री दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, फ्री दादर एंड नागर हवेली इसको बोला गया, यानी आजाद दादर एवं नागर हवेली इसको बोला गया। ठीक है, उसके बाद इस दौरान इसके जो प्रशासन किसने चलाया? जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाया। यहां पे एक जो यूनिट बनाई गई, वरिष्ठ पंचायत ऑफ दादर, फ्री दादर एंड नागर हवेली, फ्री दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 10वां संविधान संशोधन हुआ, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 में। और जो दादर शॉर्ट में लिख रहा हूं एंड नागर हवेली, DNH शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ये इसको आप समझ सकते हो आराम से। दादर एवं नागर हवेली है, इसको क्या कर दिया गया? इसको यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश इसको बना दिया गया। कब बनाया? 1961 में केंद्र शासित प्रदेश इसको बना दिया। देखिए, दादर एवं नागर हवेली है, पुर्तगालियों का शासन था इसका, इसके ऊपर 1954 में जन आंदोलन हुआ और पुर्तगालियों से क्या करा लिया? आजाद करवा लिया गया। उसके बाद 1954 से 1961 तक जो दादर एवं नागर हवेली है उसको फ्री दादर एवं नागर हवेली यानी आजाद दादर एंड नागर हवेली के नाम से जाना जाने लगा। और इस दौरान शासन किसने किया? वरिष्ठ पंचायत ऑफ फ्री दादर एंड नागर हवेली, यानी जो दादर एवं नागर हवेली की जो वरिष्ठ पंचायत है उसने यहाँ पे प्रशासन किया। और जो 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ, दादर एंड नागर हवेली को
यूनियन टेरिटरी यानी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद दमन एंड दीव एवं गोवा, दमन एंड दीव और गोवा, ठीक है। तो दमन एंड दीव और गोवा है, इसको पुलिस एक्शन के द्वारा भारत में मिला गया था, पुलिस एक्शन के द्वारा। और जो 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962, 12वां संविधान संशोधन कब हुआ? यह हुआ 1962 में। और इसके दौरान इन दोनों को क्या बना दिया गया? इन दोनों को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब ये बोलोगे आज तो गोवा स्टेट है, तो जब 56वां संविधान संशोधन हुआ, गोवा 56वां संविधान संशोधन 1987 में, जो गोवा है, गोवा को क्या बना दिया? गोवा को स्टेट का दर्जा दे दिया, राज्य का दर्जा दे दिया, ठीक है। उसके बाद सिक्किम की कहानी देख लेते हैं। सिक्किम की कहानी थोड़ी सी रोमांचक है। सिक्किम, अब देखो जो दमन एंड दीव एवं गोवा है, इसके ऊपर भी कौन शासन कर रहे थे? पोर्तुगीज यानी पुर्तगाली शासन कर रहे थे, पुर्तगाली यहां पे शासन कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो सिक्किम है, सिक्किम की कहानी थोड़ी अलग है। सिक्किम में क्या था? सिक्किम में चोंग्याल जो वंश था उसका शासन हुआ करता था। और सिक्किम का जो सिक्किम था जो प्रोटेक्टरेट स्टेट था किसका? इंडिया का। सिक्किम क्या था? प्रोटेक्टरेट स्टेट ऑफ इंडिया, प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया। यानी जो सिक्किम का संरक्षण था वो कौन करता था? जो इसकी रक्षा जो कौन करता था? भारत करता था, इंडिया करता था। उसके बाद भारत के पास 3 पावर थी सिक्किम की, इंडिया के पास कितनी पावर थी? 3 पावर थी। कौन सी पावर थी? सबसे पहले कम्युनिकेशन, यानी जो संचार की पावर थी वो भी भारत के पास थी। उसके बाद दूसरा था एक्सटर्नल अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश नीति पे भी जो कानून बनाता था या जो पावर थी किसके पास थी? वो भारत के पास थी। और तीसरा था डिफेंस, डिफेंस यानी रक्षा, इसका भी पावर किसके पास थी? इंडिया के पास थी, भारत के पास थी सिक्किम की। तो कहानी चलती चली गई और 1974 आता है, 1974 आता है। 1974 में भारतीय संविधान में संशोधन लेके आए। कौन सा संशोधन आया? संशोधन आया 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974, 35वां संविधान संशोधन 1974 आया। और इस संविधान संशोधन के दौरान हमारा जो संविधान है उसमें आर्टिकल 2A, आर्टिकल 2A यानी 2A, अगर बड़ा ए है इसका मतलब अलग अनुच्छेद है, ये जोड़ दिया गया। और इसमें प्रावधान जोड़ा गया किसका? एसोसिएट स्टेट यानी सहायक राज्य का जो प्रावधान है वो जोड़ दिया गया। आज 1974 से पहले तो कोई ऐसा प्रावधान था ही नहीं। तो 1974 में सहायक जो राज्य है बना दिया किसको? सिक्किम को बना दिया। लेकिन वहां के लोग ये नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर जो चोंग्याल वंश का जो शासन है वो रहे, वो इंडिया में यानी भारत में मिलना चाहते थे। तो 1975 में फिर क्या हुआ? वहां जनमत संग्रह कराया गया, ठीक है। उसके बाद आप यहां से ऐसे नोट कर लेना इसको। 1975 में क्या करवाया? रिफरेंडम यानी जनमत संग्रह वहां पे करवाया। जनमत संग्रह होता है जैसे वहां के लोगों से पूछा गया, वोटिंग करवाई गई कि आप भारत में जाना चाहते हैं या आप जो आपके ऊपर चोंग्याल वंश का शासन है इसमें आप खुश हो। तो वहां के जो लोगों ने चोंग्याल वंश के शासन को जो नकार दिया और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि हम भारत का जो एक अखंड भाग बनना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया हम बनना चाहते हैं, वी वांट टू बिकम द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, अखंड भारत का जो अखंड हिस्सा हम बनना चाहते हैं। और उसके बाद जो 1975 में रेफरेंडम के बाद क्या हुआ? उसके बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, ठीक है। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में हुआ। और इसमें क्या कर दिया? इसमें जो 35वां संविधान संशोधन हुआ था इसको रद्द कर दिया। इसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया। और सिक्किम को क्या बना दिया? सिक्किम को स्टेट बना दिया।
सिक्किम को क्या बना दिया, स्टेट यानी राज्य बना दिया 36वां संविधान संशोधन के दौरान। अब थोड़ा सा और आगे नोट कर लेना, जब ये 36वां संविधान संशोधन हुआ इसके दौरान क्या जोड़ा गया, इसके दौरान 371 जो सिक्किम था अपना 22वां राज्य था, ये 22वां राज्य था, ठीक है, इसको याद रख लेना, 22वां राज्य कौन था, सिक्किम था। अब जब 36वां संविधान संशोधन हुआ इसमें फिर 75F आर्टिकल जोड़ दिया, अनुच्छेद 371F इसमें जोड़ दिया। इसमें क्या है, इसमें है स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिक्किम, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिक्किम, हिंदी में लिख लो, जो सिक्किम के प्रशासन के लिए इसमें विशेष प्रावधान दिया गया। जैसे जम्मू और कश्मीर का जो विशेष प्रावधान था, इसी तरह से सिक्किम में भी क्या दिया गया, 371F अनुच्छेद जोड़ के वहां के प्रशासन को विशेष प्रावधान दे दिया गया। तो सिक्किम की कहानी एक बार देख लेते हैं। सिक्किम में क्या था, सिक्किम एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, किसका, इंडिया का था। यहाँ पे चोंग्योल जो वंश का जो शासन था, और 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ। उस दौरान जो सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बना दिया इंडिया का, यानी सहायक राज्य बना दिया, लेकिन वहां के लोगों का मन नहीं था कि उनके ऊपर चोंग्याल वंश का जो शासन रहे। उसके बाद वहां 1975 में जनमत संग्रह होता है, और जनमत संग्रह के दौरान वहां के लोगों ने इच्छा जाहिर की कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, हम भारत का अखंड भाग बनना चाहते हैं, वी वांट टू बिकम द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया। और उसके बाद कुछ ही महीने बाद 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 में, और उसमें क्या कर दिया जाता है, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया जाता है। और उस 36वें संविधान संशोधन में ही आर्टिकल 371F जोड़ दिया जाता है, और उस आर्टिकल 371F यानी अनुच्छेद 371F में सिक्किम को स्पेशल प्रोविजन या विशेष प्रावधान दे दिया जाता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को था, ठीक है। तो आर्टिकल 1 इतना डीपली हमने पढ़ा। इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे गोवा है जो यूटी कब बना, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कब बना। उसके बाद ये पूछ लिया जाता है गोवा है जो संपूर्ण राज्य कब बना, यानी जो स्टेट का स्टेटस उसको कब मिला। ये पूछ लिया जाता है दादर एंड नागर हवेली यूटी कब बना, ठीक है। जो ये पांडिचेरी क्राइकल यनम माहे है, ये यूटी कब बने। तो इनके से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको बिल्कुल ऐसे ही नोट कर लीजिए, जैसे मैंने नोट की है ऐसे नोट कर लीजिए, आपको जल्दी याद रहेंगी ये चीजें। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पार्ट 1 है, भाग 1 है, उसमें 4 आर्टिकल है, और 4 आर्टिकल में से हमने आज एक आर्टिकल किया है। अब देख लीजिए आप कितना डीपली हम चले गए। ये मान के चलिए जो आपकी एम लक्ष्मीकांत की बुक है, जो यूपीएससी के बच्चों फॉलो करते हैं जिस बुक को, उस बुक में जो जितना भी दिया हुआ उसका पूरा का पूरा निचोड़ मैंने आर्टिकल 1 का जो आपके सामने रख दिया है। तो इत्मीनान से हमारे साथ जुड़े रहिए अच्छी तैयारी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। और हम आपको पता भी लग गया, आसान भाषा में क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं आपसे अनुरोध जरूर करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो वीडियो डेली आती है हमारी उसको शेयर जरूर कीजिए, अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए हमारी जो आज की क्लास है वो कैसी लगी आपको। थैंक यू।